सबसे बड़ा काम मतलब आपको क्या लगता है, मतलब एज ए स्पोक पर्सन, मतलब सबसे बड़ा काम मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया है जो बहुत सुपर हाईलाइटेड है? मेरे हिसाब से तीन। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला है, जो सबसे ज्यादा अभी तक के हिंदुस्तान के इतिहास में किसी सरकार ने निकाला है। दो, राष्ट्रीय सुरक्षा पे आज कोई भी आतंकवादी देश की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता है। आज अगर देश की तरफ कोई आंख उठा के देगा तो उस पर सर्जिकल स्ट्राइक होगी, उस पर बालाकोट एयर स्ट्राइक होगी। दैट इज पॉइंट नंबर 2, आज राष्ट्रीय सिक्योरिटी पे कोई। नंबर 3, आज हमारी सनातन संस्कृति जो है उसका अपमान नहीं हो सकता है। आज प्रभु श्री राम का अयोध्या में मंदिर भी बना है, और आज जो है पूरे देश में अगर आप एज अ हिंदू, एज अ सनातनी कोई भी बात को आप कहेंगे तो उसमें आपको नीचे लुक डाउन करने की जरूरत नहीं, जैसे कांग्रेस काल के अंदर हुआ करता था। एंड पॉइंट नंबर 4, आज जो हम डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी के अंदर हैं, अगर हम इसी डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी पे चले तो हमको डेवलप्ड कंट्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, आने वाले 5 सालों में हम कहाँ होंगे? आई थिंक हम टॉप 3 इकोनॉमीज में होंगे दुनिया के, विच इज अ ह्यूज थिंग। हम 10-11वें नंबर पे थे यूपीए के समय, अब टॉप 5 में आ चुके हैं। आई बिलीव वी विल बी ऑन द नंबर टॉप 3 इकोनॉमीज इन दिस कंट्री, विच मीन दिस एरा, इवेंचुअली दिस सेंचुरी विल बी डिसाइडेड बाय इंडिया, यूएस, चाइना, रशिया। दीज आर 4 पीपल। एंड आप देख के रखिएगा, वी विल ऑल्सो सरपास चाइना इन द ईयर्स टू कम, बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेसी, चाइना इज नॉट। एग्जाम्पल दूंगा, अभी जो है आपने एक चीज देखी कि जिस तरीके से डिसंगेजमेंट हुआ चाइना के साथ में, वी डिड नॉट गिव इन टू चाइनीज फॉर द लास्ट मेनी मंथ्स। हमने बात भी नहीं करी, हमने बोला फर्स्ट डिसंगेजमेंट, म्यूचुअल डिसंगेजमेंट हुआ, विच इज अ वेरी बिग थिंग। दिस टेल्स यू द स्ट्रेंथ ऑफ नरेंद्र मोदी, दैट इवन अ चाइनीज जो बाकी सब में अपना लैंड ग्रैब करने का प्रयास करता है, हिंदुस्तान का 1 इंच तक नहीं ले पाए। हिंदुस्तान ने अगर हिस्टोरिकली सबसे बड़ी गलती करी थी वो नेहरू जी के समय करी थी, जब उन्होंने यूएनएससी की सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप को गिफ्ट कर दिया था चाइना को। क्या लगता है आपको, इंडिया में अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच है? मैं आज सुबह कैब में आ रहा था, तो कैब ड्राइवर बोल रहा, हम डिस्कस कर रहे थे, मैं और नितिन डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, हम ये बात करेंगे। बोला सर ये बात करना, वो बात करना, वो भी बोल रहा था, बट वो बोल रहा था कि आज मैं कुछ बोल दूं अगर अपने मोदी जी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल दूं, तो मेरे को ही 4 डंडे लगा के क्या लोग मेरे नाम को था अंदर कैब कर ड्राइवर देंगे। का? हिंदू ही था। हाँ नहीं, हिंदू मैं तो जनरल पूछ रहा हूँ, नाम ना करके थी वो। नाम मैंने नहीं पूछा क्या उनका। वो पहले उसने, नहीं मैं इसलिए बताऊँ, जनरली मैं पिछले 8-9 सालों से ये एक्सरसाइज करता आया हूँ। हाँ। तो जब भी कोई व्यक्ति ओपिनियन बनाता है तो वो व्यक्ति ओपिनियन अपने इंडिविजुअल बायस के हिसाब से बनाता है। मैं कोई भी व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हाइपोथेटिकली आपका जो कैब ड्राइवर हो 3 बार से कांग्रेस का ही वोटर हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है। तो क्या होता है कि हम लोग जनरली क्या अपनी ओपिनियन बना लेते हैं बेस्ड ऑन हम आसपास किससे बात कर रहे हैं। इट इज अ बिट लॉजिकल ह्यूमन फिलोसफी। मैं अपनी ओपिनियन बनाना चाहता हूँ डेटा के हिसाब से, क्योंकि अल्टीमेटली डेटा ही मैटर करता है। अब फैक्ट्स क्या है ब्रदर? आज जितने भी टॉप एंटी यूट्यूबर्स हैं इस देश के अंदर, जितने भी हमारे को गालियां बकते हैं, क्या उनमें से सबकी व्यूअरशिप इसी बात पे आती है कि वो उस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं? क्या हमने उनमें किसी पे अभी तक कोई बड़ा केस किया? नहीं, और गलत करेंगे तो जरूर करेंगे, पर नहीं किया। वहीं उन्हीं में से एक जर्नलिस्ट जो है, वो केसी वेणुगोपाल के बारे में छोटी सी टिप्पणी कर देते हैं हरियाणा चुनाव पे, उन पे तुरंत केस हो जाता है। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसने इमरजेंसी लागू करी थी, 1200 लोगों को जेल के अंदर डाला था। यही सच्चाई है। कर्नाटका के इस तेलंगाना से किसान राहुल गांधी के घर के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं, उनको हटा दिया जाता है। सो ये जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी, आप गूगल करिएगा किस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर जर्नलिस्ट अरेस्ट हुए हुए हैं। तो कांग्रेस दुनिया, आप जो कॉन्स्टिट्यूशन लेके घूमते हो उसमें फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्री स्पीच कौन लेके आया था? नेहरू जी लेके आए थे। नेहरू जी ने बोला था एब्सोल्यूट बोलने की आजादी नहीं है। मेरे हिसाब से जितना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के समय बोलने की आजादी है, उतना कभी नहीं है। ये मैं आपको कह सकता हूं। आप एक व्यक्ति, किसी को यूट्यूब पे बोलना है यूट्यूब पे बोले, किसी को टीवी पे बोलना है टीवी पे बोले, किसी को ट्विटर पे बोलना है ट्विटर पे बोले। हम विंडिक्टिवनेस के हिसाब से केसेस नहीं करते। पर हाँ, अगर आप झूठ बोलोगे और आप एंटी नेशनल एक्ट करोगे तो उसका तो हम समर्थन नहीं कर सकते। हमारे लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच शर्जील इमाम नहीं है जो कहेगा कि असम के टुकड़े भारत से अलग कर दूं। राइट। हमारे लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच उमर खान जैसे लोग नहीं है जो यूएपीए के अंदर सबसे बड़ी यूएपीए के अंदर दिल्ली दंगों में मेन एक्यूज रह चुके हैं और अभी तक 2 साल से जेल की सलाखों के पीछे कर रहे हैं। आपको क्रिटिसाइज करना है गवर्नमेंट को करिए, परंतु देश की यूनिटी इंटेग्रिटी के खिलाफ आप कुछ बोलेंगे, वी विल नॉट एक्सेप्ट दैट इज फ्री स्पीच। नॉट अस, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ अस टू एक्सेप्ट दैट इज फ्री स्पीच। बट ऑन अ सीरियस नोट, आई डोंट थिंक एंड आई कैन डिबेट दिस विद एनीबडी। फॉर एग्जाम्पल इन हरियाणा, आप लोग ने क्या, सब लोग ने चलाया
मोदी जी का वो बीजेपी नुकसान में हम 240 लेके आए, वो 99 लेके आए, डबल डिजिट। कांग्रेस पार्टी 40 साल में 100 सीट नहीं लेके आएगी। हमारी इनकी 2014, 19 और 24 की कांग्रेस की सीट टोटल करोगे तब भी 240 नहीं आएगी। तब भी राहुल चाणक्य ऐसा सब उनके चाटुकार पत्रकारों ने कहा। हरियाणा चुनाव में हर नैरेटिव आप लोगों ने हमारे अगेंस्ट चलाया, हम चुनाव का नतीजा जीते। जनता ने आप सबको बताया कि भाई ऐसा नहीं है, यदि है जमीन पे मोदी। तब भी 60वीं बार जो है वापस से राहुल जी के चाटुकार और उनकी कोटरी मीडिया जो है राहुल गांधी को पॉलिटिकल चाणक्य बोलने का प्रयास करेगी। ये मीडिया को सोचना चाहिए कि 2003-4 से लेकर अभी तक राहुल गांधी को रिलॉन्च करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी का अगर सरनेम राहुल गांधी नहीं होता और कोई दूसरा नेता होता, उसको इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती? एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कोई पॉलिटिकल माई बाप नहीं है, वो अपनी मेहनत से पहुंचे और आप लोग उनको हर एक छोटी से छोटी चीज पे ऐसे टेस्ट पे रखते हैं। सो मीडिया इज एब्सोल्युटली बायस्ड अगेंस्ट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज व्हाट आई हैव फर्म बिलीव ऑन। बिकॉज वन इलेक्शन वी डू हियर एंड देयर, यू से ओ मोदी मैजिक गया, मोदी मैजिक गया। एक आदमी 50 सालों से 55 चुनाव पिछले 20 सालों से 25 सालों से 55 चुनाव हार चुका है, तब भी उसको ही इज कम बैक, ही इज कम बैक, ही इज कम बैक। अरे इतने कम बैक तो दुनिया में किसी ने करने का प्रयास नहीं किया होगा, फेल हो गया होगा जितना राहुल जी ने किया है। क्यों? वो खुद भी नहीं करना चाहते, मीडिया के लोग करवाना चाह रहे हैं। हाँ। सो वेयर ऑल व्हाट एल्स डू यू नीड फ्री स्पीच? और क्या चाहिए? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। सो वी नीड टू बी डिस्पैशनेट। हाँ, कुछ पत्रकार या कुछ ऐसे लटेंस के लोग हैं जो पत्रकारिता के भेष में नेतागिरी कर रहे हैं। मैं उनको निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई एक्चुअल नेतागिरी करनी करो। वो चाहते हैं कि जैसा वो सोचे वैसा देश सोचेगा। दिक्कत लोगों को यही है कि अब देश की जो देश का नैरेटिव ये लोग कोई 4 लोग बैठे दिल्ली के अंदर नहीं निर्धारित कर सकते। देश का नैरेटिव देश की जनता निर्धारित करती है। अच्छा, नेशनल स्पोक पर्सन की क्या मतलब उनको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, मतलब ऐसे कुछ अलग बेनिफिट देती है गवर्नमेंट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप राजनीति में कोई बेनिफिट देखने के लिए नहीं आते। आप राजनीति में आते हो सेवा करने के लिए और अपने लीडर और पार्टी से इंस्पायर होते हो और उसकी आइडियोलॉजी में अगर आप विश्वास रखते हो तो आप देश सेवा का माध्यम होता है। हर व्यक्ति के लिए अलग सेवा का माध्यम होता है। आप अपने पॉडकास्ट के ज़रिए लोगों को आप लोगों को अवेयर करा रहे हैं, आप लोगों को रोज़गार दे रहे हैं अपनी कंपनी में, वो भी एक देश सेवा का रूल है। राजनीति में लोग पॉलिसीज़ में आते हैं, गवर्नमेंट में आते हैं, चुनाव जीतते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं जो देश हित के लिए आगे बढ़ती है। दैट इज़ हाउ इट इज़ देयर। राष्ट्रीय प्रवक्ता का काम ये होता है कि वो अपने पार्टी का पक्ष तथ्यों के हिसाब से रखे और वो मैं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग राष्ट्रीय प्रवक्ता बनना चाहते हैं, तो वो इस पोजीशन पे कैसे पहुंच सकते हैं? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, सबकी जर्नी अलग होती है। एवरीबॉडी हैज़ अ डिफरेंट जर्नी। और मैं कहता हूँ बनने के बजाय जैसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं करने में फ़ोकस करना चाहिए। मैं जब 12-15 साल पहले दिल्ली आया था, मैंने थोड़ी सोचा था कि मैं इंजीनियरिंग, पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक्स और थिएटर का स्टूडेंट जो है जर्नलिज्म और सिपोलॉजी करूँगा। मैंने अपनी सिपोलॉजी की कंपनी खड़ी करी, मैंने जर्नलिज्म करा और मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से इंस्पायर हुआ। मेरे को अपॉर्च्युनिटी मिली काम करने के लिए और मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो लाइफ़ को आप प्लान नहीं कर सकते, लाइफ़ में आप टास्क को प्लान कर सकते हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ को कैपिटलाइज़ कर सकते हैं, पर लाइफ़ को जिया जाता है। मेरे को लगता है कि आपने शायद त्रिपुर में बीजेपी की जीत में प्रेडिक्शन कुछ की थी उस टाइम, इसमें बात कर सकते हो? उसमें आपको कांग्रेस ने मोड ऑफ सीपीएम ने मुझे करा था करके, फिर वो केस जो है मैंने सीपीएम के गौतम दास जी, उनकी डेथ हो गई है, उन पे केस करा था। वो केस हार भी गए थे डिफेमेशन का। तो मेरे यही है, अगर आप कांग्रेस या सीपीएम में किसी के खिलाफ, जब मैं जर्नलिज्म भी में भी था और सिपोलॉजी में भी था, खुल के कुछ भी कहो तो वो आप पे केस कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है आज आप खुल के बात कर पाते हैं, जैसे आपका खुद का चैनल है आज तो? मैं तो नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ, बीजेपी हूँ, जितना खुल के बात करना चाहता हूँ करता हूँ। हर पार्टी का व्यक्ति जो है खुल के ही बात करता है। हाँ। और हर मीडिया वाला भी आज खुल के ही बात करता है। मैं कह रहा हूँ भैया कौन खुल के नहीं बात कर रहा है? हमको तो आप उठा के देखिए, हर व्यक्ति जो है खुल के बात कर रहा है। पर आप देश की अखंडता और उसके खिलाफ तो नहीं बात करोगे। आप फेक न्यूज़ चलाओगे तो उसपे तो कार्रवाई होगी ना। रूल के हिसाब से कि नहीं कुछ भी बोल दो। अगर आपका मैं कैरेक्टर असैसिनेशन करूँ और आपके पास राइट तो है कि उसके खिलाफ कोर्ट में लीगल रिकोर्स करने जाना ना। एवरीबॉडी हैज़ द फ्री स्पीच, एवरीबॉडी हैज़ द राइट टू रिकोर्स, लेट इट अप्लाई। तो आप लोग ये कहना चाहते हैं कि मतलब जो दूसरी पार्टी है उन्होंने मतलब देश के राष्ट्र के हित में ज़्यादा काम नहीं किए, या फिर अर्थशास्त्री जी मतलब जो मनमोहन सिंह जी थे उन टाइम पे ऐसा बोला जाता था कि हमारी देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है? देखिए, मैं अभी बात कर रहा हूँ इश्यूज़ पे। मैं नहीं कहता कि हर सरकार काम करती है। मैं अब एक बड़ी लार्जर बात कर रहा हूँ। जब से सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली है, कांग्रेस पार्टी का पूरा रवैया सॉफ्ट ऑन टेरर रहा है। सॉफ्ट ऑन टेरर? टेरर व्हिच मीन्स कि कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट सपोर्ट आतंकवादियों को करने का प्रयास करती है, या एक ऐसे लोगों को करने का प्रयास करती है जो आतंकवादियों को पीछे से सपोर्ट देते हैं। पॉइंट नंबर 1, बटला हाउस का एनकाउंटर हुआ था, जो आतंकवादी थे। क्यों उस वक्त सलमान खुर्शीद ने बयान दिया था कि सोनिया गांधी के आंखों से आंसू आ रहे हैं बटला हाउस के एनकाउंटर को देख के? बटला हाउस के आतंकवादी तो आतंकवादी थे ना।
क्या उसके बाद उनने सच क्यों? क्योंकि उनको मुस्लिम वोट चाहिए था। क्यों ऐसा था कि 26/11 की आतंकवादी घटना को आरएसएस की साजिश कहा गया था? दुनिया जानती थी कि कसाब आतंकवादी पाकिस्तान से। क्या किया हमारी सरकार ने? कुछ नहीं किया। क्यों पी चिदम्बरम ने ओपन स्टेटमेंट दिया कि अफजल गुरु की हैंगिंग गलत है और उसको हम लोग रीथिंक कर सकते थे? क्यों? क्योंकि इनको माइनॉरिटी वोट चाहिए था। क्यों अखिलेश यादव जी जाके बनारस ब्लास्ट और अयोध्या ब्लास्ट की जो टेरर अक्यूज्ड है उनके खिलाफ पिटीशन डालते हैं कि इनके केसेस को वापस ले लो? आप एक बार बताइए, सोचिए क्यों? क्यों? क्योंकि ये सब फ्रंट हो चुके हैं, इनको लगता है कि इन सब चीज़ों को करके इनको मुस्लिम वोट मिलेगा और दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुस्लिम समाज के अंदर लोग इनको कॉल आउट नहीं करते हैं। इट इज़ अ ट्रेजेडी इज़ व्हाट आई कैन टेल यू। याकूब मेनन जो कन्विक्टेड टेररिस्ट है, आप रेड टेलीविजन डिबेट्स उठाइए, एआईएमएम के प्रवक्ता को बोलिए कहने के लिए या असदुद्दीन ओवैसी से बुलवाइए कि याकूब मेनन को आप आतंकवादी बोलेंगे? आप क्या मुझे नहीं बोल पाएँगे वो याकूब मेनन। याकूब मेनन की बीवी को घोषी करके एक समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के एमपी हुआ करते हैं। उन्होंने कहा था कि याकूब मेनन की बीवी को आप राज्यसभा का एमपी बना दो। टिल व्हाट लेवल विल वी गो? सो व्हाट वी आर फाइटिंग फॉर एंड दिस इज़ माय फर्म बिलीफ, पीपल कैन डिफर विथ मी, इज़ नॉट जस्ट अबाउट इश्यूज़, वी आर फाइटिंग टू एंश्योर दैट दिस कंट्री रिमेन्स सेफ एंड सिक्योर। दैट इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट।